नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इरेडा के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। इरेडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। दोस्तों डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का और इस डिसीजन पर पहुंचेंगे कि क्या हम इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या तो फिर हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, और अगर हम लोग इस आईपीओ को अप्लाई करते हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इन पाने के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करता हूँ मैं आज के इस वीडियो के अंदर। और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कॉल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी की और उसके बिजनेस की, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1987 के अंदर। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे बिजनेस की, तो मोटे मोटे तौर पर ये लोग यहाँ पर जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह का सेक्टर है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। दूसरी जितने भी इंस्टीट्यूट से जितने भी कंपनियां हैं तो उनको लोन वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, तो 21 नवंबर के दिन ये आईपीओ ओपन हो रहा है, वहीं 23 नवंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो रहा है। अगर मैं बात करूँ प्राइस बैंड की, तो 30 रुपीज़ से लेकर 32 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की, तो 460 शेयर का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की, तो 2150 करोड़ का टोटल इशू है, उसमें से 1290 करोड़ का यहाँ पर फ्रेश इशू है। वहीं बाकी का जो बचा है वो 860 करोड़ यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। तो एक चीज़ यहाँ पर ये अच्छी भी फ्रेश इशू ज़्यादा है और ऑफर फॉर सेल कम है, लेकिन ऑफर फॉर सेल जो है वो भी उतना ज़्यादा कम नहीं है। तो ये भी हमें नोटिस करना यहाँ पर पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 14,720 रुपीज़ की हो जाएगी। और किसी भी कैटेगरी के अंदर मिनिमम लॉट साइज ज़्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई करने का मतलब नहीं बनता जब अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ एचएनए की स्मॉल कैटेगरी की, तो एचएनए की स्मॉल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,06,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वही एचएनए की बिग कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ की हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें कंपनी के प्रमोटर के होल्डिंग के ट्रेंड की, तो इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास में 100% स्टेक था, और जो कंपनी के यहाँ पर ओनर है वो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो उनके अंडर में सारे के सारे शेयर्स आते हैं और कंपनी की जो पूरी की पूरी मालिकानी है वो यहाँ पर गवर्नमेंट की है, सरकारी कंपनी है ये यहाँ पर। और इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास में 100% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 75% हो जाएगा। मतलब कि इस आईपीओ के अंदर जितना भी फ्रेश इशू है वो सारा पैसा कंपनी के अंदर लगेगा, और जो ऑफर फॉर सेल है वो वाला पैसा सरकार के पास में जाएगा। दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो अब हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें एसेट्स की, तो नो डाउट ईयर ऑन ईयर एसेट के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, और एज ऑफ नाउ कंपनी के पास में 51,208 करोड़ के एसेट्स है, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो इसके अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 346 करोड़ का था, जो कि बढ़ते बढ़ते 2023 के अंदर यहाँ पर 864 करोड़ का हो चुका है। तो नो डाउट कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी है। वहीं अगर हम लोग बात करें नेटवर्थ एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो दोनों के अंदर ही हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें कंपनी के बोरोइंग की, तो नो डाउट कंपनी का जो बोरोइंग है वो ईयर ऑन ईयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो हमारे लिए एक नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाते हैं। और कंपनी की यहाँ पर जो कंपनी के पास में एसेट 51,000 करोड़ के, वही कंपनी के ऊपर 40,000 करोड़ के करीब यहाँ पर बोरोइंग है, तो ये भी एक नोटिस करने वाली चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अगर हम लोग बात करें कंपनी के की मैट्रिक्स की, तो एज ऑफ नाउ कंपनी का पी रेशियो 8.47 का है। तो आप लोग बोलोगे कि भाई ये तो आईपीओ काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड आ रहा है, कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा फेयर है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जब मैं पेयर कंपैरिजन करूंगा तब आप लोग समझ जाओगे कि भाई ये आईपीओ जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे मार्केट कैप की, तो 8,600 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में एक बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 15% का इन लोगों का रिटर्न ऑन इक्विटी है। वहीं इन लोगों का जो डेट टू इक्विटी है वो 6.77 का है। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि ये रेशियो कितना ज़्यादा है। मतलब कि कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट है, जिसके चलते कंपनी को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह भी पे करना पड़ता है, और कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इशूज़ यहाँ पर क्रिएट होते हैं। बिकॉज 50,000 करोड़ का यहाँ पर एसेट्स है, वही 40,000 करोड़ के यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेट है। वहीं कंपनी का जो मार्केट कैप है वो यहाँ पर 8,600 करोड़ का है, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर 600 करोड़ 800 करोड़ ऐसा हर साल ये लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो आप लोग समझ ही सकते हो भाई प्रॉफिट में से कितना बड़ा पैसा यहाँ पर इंटरेस्ट पे करने में जाता होगा। वहीं अगर हम लोग बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो 3.78 रुपीज़ की इन लोगों की अर्निंग पर शेयर है। वहीं इन लोगों को जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो यहाँ पर 15% की। मैंने आपको आगे बताया था कि भाई कंपनी जो है इस आईपीओ के अंदर थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है। एज ऑफ नाउ कंपनी का पी रेशियो जो है वो 8 का है, फिर भी ओवर वैल्यूड है। रीजन मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि इनके पीयर कंपैरिजन के अंदर इसी सेक्टर के अंदर काम करने वाली यहाँ पर दो अच्छी कंपनी आ जाती है, जिनका नाम है आरईसी और दूसरा है यहाँ पर पीएफसी, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये दोनों जो कंपनियां हैं वो इसी सेक्टर में से आती हैं, और पिछले 2-3 सालों के दौरान हमने इन दोनों कंपनियों का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला सुना है, बिकॉज दोनों ही कंपनियों ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी ला कर दिए हैं। साथ ही साथ दोनों ही कंपनियों के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी अच्छे, और साथ ही साथ दोनों ही कंपनियों
कि जो डिविडेंड यील्ड है वो 4% से 7-8% के बीच के अंदर है। तो कंपनी ने डिविडेंड भी अच्छा यहाँ पर ला कर दिया है। तो अगर हम लोग इनके पी रेशियो को देखें तो एज ऑफ नाउ आरईसी का जो पी रेशियो है वो 5.81 का है, वही जो पीएफसी का पी रेशियो है वो 4.52 का है। तो मतलब कि ऑलमोस्ट आधा पी है जितना यहाँ पर इरेडा का पी है, उसके कंपेरेटिवली इन दोनों का ही पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो आप लोग समझ सकते हो कि वैल्यूएशन के अंदर कितना बड़ा फेयर हो जाता है। साथ ही साथ इन लोगों का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, तो यहाँ पर इरेडा का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15% का है, वही बाकी जो दो कंपनियाँ हैं उनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पर 20% का है। तो दोनों की कंपनियों का रिटर्न ऑन नेटवर्थ ज़्यादा है, वही जो आईपीओ वाली कंपनी है उनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पर कम है। तो पीयर कंपैरिजन के अंदर भी कंपनी के अंदर थोड़ी बहुत इशूज हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की, तो इन लोगों ने यहाँ पर मेनली 2 चीज़ों को मेंशन किया गया है। उसमें से यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट और सीधी सादी बात अगर मैं आपको सीधे शब्दों में समझाऊँ तो भाई इन लोगों को कंपनी को चलाने के लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो उसके लिए ये लोग यहाँ पर आईपीओ लेकर आ गए हैं। और दूसरा इन लोगों ने यहाँ पर मक्खन मार के दूसरी तीसरी यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ों को बताया कि भाई हम लोग यहाँ पर अपनी कंपनी को शेयर बाजार के अंदर लिस्ट करना चाहते हैं, हम लोग देश के रिटेल निवेशकों के साथ में यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर जो हमारी कंपनी है उसकी एक ब्रांड इमेज बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये सब सारी उल्लू बनाने की बातें हैं। धंधे के अंदर सीधा सीधा यहाँ पर प्रॉफिट से मतलब बनता है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल से मतलब बनता है, हमें इन सभी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। और सीधे सीधे तौर पर अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को समझेंगे तो भाई ये लोग यहाँ पर आईपीओ को इसीलिए लेकर आ गए हैं क्योंकि इन लोगों को पैसों की जरूरत पड़ गई है। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा इरेडा के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, मेरा इस कंपनी को लेकर लॉन्ग टर्म का तो बिल्कुल भी विजन नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूँ लिस्टिंग इन की, तो इसके अंदर आप लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो। 20% to 30% या 40% के ही लिस्टिंग इन आपको देखने को मिलेंगे। रीजन मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि कंपनी उतनी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल फंडामेंटल उतने अच्छे नहीं है, तो क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर से और दूसरी कैटेगरी के अंदर से कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। साथ ही साथ दूसरा रीज़न क्या है कि भाई आईपीओ का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसके चलते भी यहाँ पर ज़्यादा लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन नहीं बन सकती। साथ ही साथ यहाँ पर ऑफर फॉर सेल भी ज़्यादा है, तो इन सभी चीज़ों के चलते आप लोग ज़्यादा लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप लोग लिस्टिंग इन के लिए आईपीओ को अप्लाई कर रहे हो तो आपको आखिरी दिन के जीएमपी और सब्सक्रिप्शन लेटर्स का वेट करना चाहिए, जिसके चलते आप लोग एक बेहतर डिसीजन ले पाओ। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।